हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम गति के नियम की एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम और जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो जाके हमारी इससे पहले वाली क्लास देख लें। आज हम गति के नियम की दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम गति के तीसरे नियम की और चैप्टर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यानी बात करते हैं गति का द्वितीय नियम। लेकिन उससे पहले एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं, संवेग, जिसे कहते हैं मोमेंटम, क्योंकि इसी के परिवर्तन के द्वारा हम गति के द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम मोमेंटम के बारे में जानते हैं। संवेग किसे कहते हैं भाई? हर वस्तु का अपना क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। जब द्रव्यमान को वेग से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, संवेग प्राप्त होता है। यानी क्या कहेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान जिसको कहते हैं m तथा वेग जिसको कहते हैं v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है P = mv। ये होता है हमारा संवेग का फॉर्मूला। P = m होता है मास और v क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ देखते हैं इसके मात्रक की बात आ जाती तो द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। क्या होता है, kg। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या आ गया, kg × मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या आ गया, मात्रक निकल के आ गया। दूसरी बात ये पूछते हैं कि ये कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है। तो हमने आपको सदिश वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने क्या बताया था कि द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और जब अदिश की सदिश से गुणा करते हैं तब हमारे पास क्या मिलता है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि। बहुत पूछा जाता है एक नंबर में कि संवेग कैसी राशि, सदिश, अदिश, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रदिश राशि। तो कौन सी राशि बेटा, सदिश राशि। कौन सी, याद रखना। अच्छा देखो बेटा, ये जो संवेग होता है P, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी मास के समानुपाती होता है और किसके, वेग के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा। अगर किसी पार्टिकल का वेग बढ़ेगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा। अगर मास घटेगा तो संवेग क्या होगा, घटेगा। ये समानुपाती का साइन कहलाता है। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक चीज़ से बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ के घटने पर दूसरी चीज़ भी घटे। जैसे सपोज दैट आपके पास 20 ग्राम की कोई क्या है, पिंड मान लो, या कोई पत्थर मान लो 20 ग्राम का। ठीक, ये 20 ग्राम का कोई पिंड या पत्थर आपको इस तरीके से मार दिया जाए। आपके फ्रेंड ने क्या करा, हल्के से आपके ऐसे करके मार दिया, तो आप क्या कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, उसका आपके चोट नहीं लगी, कुछ बात नहीं, अगर लग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर क्या करा जाए, अगर जब आपने हल्के से मारा होगा तो इसका वेग क्या होगा, जाहिर सी बात कम होगा। अगर यही 20 ग्राम की गोली, अभी आपको क्या वजन उतना ही है, कितना, 20 ग्राम पत्थर आपके ऐसे करके मारा था, तो आपके जब लगा तो आपके इतनी बड़ी चोट नहीं लगी, बस हल्का सा आपने कहा, चलो उन्होंने कहा सॉरी, कहे कोई बात नहीं। अगर ये 20 ग्राम की कोई गोली हो, क्या हो भाई, देखो अभी मैंने क्या 20 ग्राम लिया था, मगर क्या करता, वेग कम लिया था। मैंने मारा तो उस बंदे ने, दूसरे वाले ने कुछ नहीं कहा। अगर मैं 20 ग्राम की गोली लूँ और क्या करूँ, बंदूक में भर के और दूसरे के मार दी जाए तो गोली आके क्या होती, लगती। जब बंदूक से छूटती है तब उसका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब वेग ज़्यादा होगा तो यही 20 ग्राम की गोली क्या होती, जहाँ लगती है, अगर आपके यहाँ लग गई तो इधर से निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। यानी देखो, ग्राम वही था, वजन उसका वही था, लेकिन वेग बढ़ने से उसका मोमेंटम क्या हुआ, बढ़ गया, जिसके लिए वो गोली हमारी 20 ग्राम की क्या हो गई, जानलेवा साबित हो गई। नहीं समझ में आई? मैंने क्या बताया कि अगर वेग बढ़ गया तो मोमेंटम भी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, जिसके कारण वो गोली हमारे लिए जान का खतरा बन गई। अगर दूसरी बात, ये तो वेग की बात हुई कि वेग के बढ़ाने पर मोमेंटम
बढ़ जाता है। अच्छा, यही अगर पिंड आप ले ले 5 kg का, पहले लिया 20 ग्राम का, कितना लिया 20 ग्राम का, और आपने इसको किसी के मारा, कुछ नहीं हुआ। अगर यही पिंड आप ले लें कितने 5 kg का, और चाहे सिर्फ आप ऐसे ही मार दें उसके, तब भी क्या होगा, उसके नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वेग बढ़ाने पर भी मोमेंटम बढ़ेगा, तो वेग घटाने पर मोमेंटम घटेगा। द्रव्यमान बढ़ाने पर मोमेंटम बढ़ेगा और द्रव्यमान घटाने पर मोमेंटम घटेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बात करते हैं, समझ में आ गए संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक kg × मीटर प्रति सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं गति के द्वितीय नियम की, क्योंकि गति का जो दूसरा नियम है वो इसी संवेग पर आधारित है, और हमने आपको बताया भी था गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग का नियम। होता क्या है पहले आप समझे बेटा, पहले तो डेफिनेशन समझे। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन जिसे कहते हैं डेल्टा पी। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन वस्तु पर आरोपित बल जिसे कहते हैं एफ के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। ठीक, इनके कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के। किसके, संवेग परिवर्तन के। आप लिख सकते हैं डेल्टा टी या टी लिख सकते हैं। जब किसी परिवर्तन को समय से भाग दे देते हैं तो क्या बन जाता है, भाई परिवर्तन होता ही समय के सापेक्ष है। नहीं समझ में आई। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा जो वेट है वो कितना है, 55 kg है। कितना है, 55 kg। आफ्टर सम टाइम यानी 1 महीने बाद, समय गुजरा, 1 महीने बाद मैं आपको मिला, और मिलने के बाद आपने देखा अरे सर आप तो बड़ा चेंज हो गए। तो चेंज होने का मतलब ये हुआ या तो मेरा वजन घट गया होगा या मेरा वजन क्या होगा, बढ़ गया। सपोज दैट मैं 55 kg से हो गया 85 kg का। जब 85 kg का हो गया होगा तो आप यही तो कहेंगे सर जी आप में बड़ा परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है, समय के। क्योंकि मैंने 1 महीने तक आपसे क्लास नहीं ली, तो 1 महीने जो परिवर्तन हुआ वो 1 महीने में तो मेरा वेट बढ़ा, 55 से 85 हुआ, यानी 30 kg जो मेरा वेट बढ़ा वो 1 मंथ में ही तो बढ़ा था। तो समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वही हमारी दर भी कहलाती है। क्या कहलाती है, दर कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब वेग को हम समय से भाग देते तो क्या बन जाती है, दर बन जाती है। तो यहाँ देखो इन्होंने बस एक बात कह दी, किसी वस्तु पर आरोपित क्या संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर आरोपित संवेग परिवर्तन जो होता है वो आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, ये बात इन्होंने कही है। क्या कही है, किसी वस्तु पर आरोपित देखो पहली बात उन्होंने क्या कही, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन जो होता है उस वस्तु पर लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही बात मैंने लिख दी है ये कि एफ समानुपाती डेल्टा पी ओवर में टी। ठीक, अब उसके बाद देखो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि सपोज दैट ये आपके पास एक वस्तु है, उसके बाद ये वस्तु है। इस टाइम इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u। ठीक, u वेग से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, गति मोशन स्टार्ट की, और मोशन करने के बाद t समय के पश्चात ये वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इसका अंतिम वेग कितना हो गया, v। ये इसका प्रारंभिक वेग, ये इसका अंतिम वेग। और जाहिर सी बात है जब इसमें वेग में परिवर्तन आया तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया होगा, त्वरण उत्पन्न हो गया होगा। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब वेग u था, u से क्या हो गया, v हो गया, तो जाहिर सी बात यहाँ क्या उत्पन्न हो गया होगा, त्वरण। और त्वरण का मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा v माइनस का u अपॉन में
टी। ये बताया था मैंने त्वरण का फॉर्मूला, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वो परिवर्तन हमेशा बेटा ज़्यादा में से कम वाले को घटा कर निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा वेट जो था वो 55 kg था, बाद में कितना हो गया, 85 kg हो गया। तो मेरे वेट में कितना परिवर्तन आया, तो आप 85 में से 55 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब आप बताएंगे कि आपके वेट में कितना परिवर्तन आया। 30 kg का क्या गया परिवर्तन, ये 30 kg का आप में परिवर्तन। तो देखो मैंने क्या करा, अंतिम वेग में से क्या करा, उसके बाद प्रारंभिक वेग को घटाया, जितना समय इस वेग को इस वेग में होने में लगा उससे क्या कर दी भाग। जैसे मैंने बताया था कि मेरा वेट 55 से 85 होने में कितना समय लगा, 30 दिन लगा। तो 30 दिन से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्लियर हो गई बात। ये आगे हमारे पास त्वरण आ गया। अब देखो बेटा, इसका मोमेंटम मान लेते हैं P1, इसका मोमेंटम मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान पहले मान लेते हैं क्या, m, और इसका द्रव्यमान m हो गया। भाई वस्तु तो वही है, वही तो यहाँ से वहाँ तक गई है। अब उसका इसका वेग u1 हो गया, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया P1, और इसका संवेग कितना हो गया P2। क्लियर भाई। देखो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, कोई वस्तु मैं यहाँ घर से यहाँ तक आया तो ऐसा तो है नहीं मैं आते आते यहाँ से 55 से कितना 40 kg का हो गया, ऐसा तो नहीं। यानी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद देखो अगर हम बात करें इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा P1। मोमेंटम हमने बताया था भी कि संवेग होता क्या है, द्रव्यमान की गुणा जब वेग से कर देते तो क्या हो जाएगा P(m)u। क्या आ जाएगा mu। भाई द्रव्यमान की इंटू किससे कर दी, वेग से कर दी। उसके बाद यहाँ का जो मोमेंटम P2 निकालेंगे वो क्या निकालेंगे बेटा, m की गुणा किससे कर देंगे, v से कर देंगे। यानी ये P1 का मान निकल आया, P2 का मान निकल आया। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है वेग संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन क्या करेंगे, P2 माइनस P1। इस फॉर्मूले को देखते हैं, F समानुपाती P2 माइनस, इसी को कहते हैं बेटा परिवर्तन। हमेशा जैसे मैंने बताया नहीं, आगे वाले में मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएं, P2 माइनस P1 अपॉन में T। यानी पहले संवेग फिर बाद का संवेग। तो पहले संवेग हमारे पास कितना था P1 और बाद में कितना है P2। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, P1 माइनस P2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, P2 माइनस P1। तो P1 अपॉन में कितना है बेटा T वो है। अब P1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, P2 की वैल्यू क्या है mb माइनस P1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं mu बटे में कितना है T। कोई दिक्कत, यहाँ से देखो m कॉमन मिल गया, तो F समानुपाती v माइनस का u अपॉन में T। यहाँ देखना है बेटा क्या आ गया, v माइनस का u अपॉन में T, और v माइनस u अपॉन T क्या है बेटा a है। तो F
समानुपाती एम ए। नहीं समझ में आई? फिर से देखो, एफ समानुपाती कितना है एम, एम हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो v माइनस का u बचा। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अगर वहाँ बच्चों को ना दिखता हो, एफ समानुपाती एम v माइनस का u अपॉन में t। ये देखो बेटा क्या होता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण। तो इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं। तो f इंटू में समानुपाती एम ए। देखो बेटा समानुपाती का निशान जब हटता है, बराबर का निशान आता है, तो वहाँ एक आता है कांस्टेंट। तो f इजिकल टू के एम ए। इस क्वेश्चन नंबर इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कह देते हैं। इफ यदि m बराबर भी हम कितना ले लें, 1 kg ले लें, और a इजिकल टू कितना ले लें, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लें। क्या ले लें, क्या ले लें कि m बराबर 1 ले लें, फिर a बराबर कितना ले लें, 1 मीटर, और f बराबर भी कितना ले लें, 1 ले लें, 1 न्यूटन। जब यहाँ पुट करेंगे तो k का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब k का मान यहाँ 1 लगाओगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, m a। यही हमारा कहलाता है गति का द्वितीय समीकरण। यानी कि फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन जो होता है वो वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। जब गति आ जाती है तो या तो वो वेग, ये बल जो होता है उस वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, या वो क्या करता है, उस वस्तु के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे मान लो इधर कोई वस्तु रुकी, हमने उसको क्या करा, फोर्स करा, फोर्स करने के बाद उसका वेग 0 से क्या हुआ, बढ़ गया ना। या कोई वस्तु हमारे तरफ बड़ी तेजी से आ रही है, आने में क्या हुआ, हमने उस पर हाथ लगाया, तो हाथ लगा के हम उसका वेग कमी तो कर रहे हैं। तो बल क्या होता है, या तो किसी वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, या किसी के वस्तु के वेग को क्या करता है, कम कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, गति का द्वितीय नियम कहते हैं। आपने देखो क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को कहाँ की ओर खींचता है, पीछे की ओर खींचता है। उसका कारण ये है कि उसको चोट ज़्यादा ना लगे। अगर मान लो कोई बहुत तेज़ी से कोई वस्तु आ रही है, आते किसी न किसी वेग से तो आती होगी, मान लो बॉल बड़ी तेज़ी से हमारे पास 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही, हमने क्या करा, उसको ऐसे करके पकड़ा और अपने हाथ को यहीं रखा, तो जाहिर सी बात है वो 50 मीटर प्रति सेकंड की जो थी, तो उसको बेटा यहाँ पर जब रुका होगा तो कैच पकड़ोगे तो वस्तु को हम विराम अवस्था में तो लाएंगे। यानी हमने समय में कुछ परिवर्तन नहीं किया, जैसी आके लगती तो हमारी क्या लगती, चोट लगती है। या फिर तुम देखना, जब हम क्या करते हैं, उस बॉल को ऐसे करके पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद हाथ को जब पीछे लाते हैं, पीछे लाने में कुछ समय तो लगा होगा, उसी समय में हमने अपने वेग को क्या कर लिया, 0 कर लिया। जो बॉल 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारी तरफ आ रही थी, हमने उसको तुरंत पकड़ के वहीं रोका। अगर वहीं रोकेंगे तो हमारी क्या लगती है, चोट लगती है। हमने क्या करा, उसको पकड़ने के बाद कुछ सेकंड तक उसको हाथ को अपने पीछे लाए, और जब पीछे लाए तो समय में क्या करा, परिवर्तन। और जब समय में परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो उसका वेग हल्के हल्के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और फिर हमें चोट लगना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन जो होता है वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। तो इसका ये आगे हमारे पास फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, F बराबर m द्रव्यमान इंटू में त्वरण। आता कैसे है, इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। अब बात करते हैं क्या, यहाँ आपने एक मूवी देखी होगी अमरिंदर बाहुबली, उसमें जब प्रभात आता है, एंट्री होती है उसकी, तो एक बैल को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। वो बैल पर ऐसे करके फोर्स लगाता है, जब फोर्स लगाता है तो अपने आप भी पीछे जाता रहता है। क्यों, क्योंकि वो उस बैल के मोमेंटम को क्या करता है, कम करने का कोशिश करता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर आता रहता है। समय उसका क्या होता है, बढ़ता रहता है, और उस बैल का मोमेंट वेग जो था, जो बड़ी तेजी से आ रहा था, वो हल्के हल्के क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण लास्ट में आकर उसको क्या करता है, विराम अवस्था में या फिर उसको मोड़ देता है। मेरी बात को समझ में आई? तो हम क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे इसलिए खींचता है क्योंकि वो उस बॉल का वेग जो होता है वो 0 कर लेता है, और 0 जब करेगा तो समय में परिवर्तन जब आएगा, जिसके कारण उसको चोट कम लगती है। क्या लगती है, चोट कम लगती है। बात करते हैं गति का तृतीय नियम, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय
नियम। देखो ये नियम जो होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तब ये नियम फॉलो करता है। और खासकर ये नियम जो फॉलो होता है वो सॉलिड वस्तुओं पर होता है। किस पर होता है? सॉलिड, जो ठोस वस्तु होती है। इसका होता क्या है कि जब हम किसी एक वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं, तो दूसरी ठोस वस्तु जो होती है उतना ही हमें क्या करती है? रिएक्शन देती है, उतना ही बल अपोजिट लगाती है। देखो बेटा, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैंने क्या करा? फोर्स लगाया, तो बोर्ड भी मुझे क्या कर रही है? एक प्रतिक्रिया लगा रही है बाहर की ओर। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी जब कोई दो ठोस वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। यानी एक्शन जो होता है वो क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन जो होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास क्या होती है? जैसे मान लो हम यहाँ पे कील ठोकें, क्या करें? कील ठोकें दीवार में, तो हमारा एक्शन ज़्यादा होगा तो कील इसके अंदर क्या होगी? दीवार के अंदर चली जाएगी। अगर दीवार का रिएक्शन ज़्यादा होता है तो कील उसके अंदर नहीं जाती है। आपने देखा होगा कि बैल जो घोड़ा होती है, घोड़ा गाड़ी, जो घोड़े की मतलब जो बुग्गी होती है, घोड़ा जो होता है ज़मीन पर चलता है। जब चलता है तो अपने पैरों से पृथ्वी पर क्या करता है? एक्शन करता है, और पृथ्वी उतना ही उसको क्या करती है? रिएक्शन देती है, जिसके कारण कोई भी घोड़ा या फिर बैल या फिर और भी कोई जानवर ज़मीन पर आसानी से चलता है। अपने भी इसी नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अपने क्या करते हैं? अपने पैरों से अपने पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी उतना ही हमारे पास क्या करती है? रिएक्शन लगाती है, जिसके कारण हम आसानी से चल सकते हैं। तुमने देखा हो कभी कोई व्यक्ति दलदल में नहीं चल पाता। क्या कारण है दलदल में नहीं चल पाता? उसका कारण यही है कि वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो नहीं होता। क्योंकि हम जैसे ही किसी फुसफुसी जगह पर या दलदल में अपने पैर से एक्शन देते हैं, एक्शन माने फोर्स लगाते हैं नीचे की ओर, हम दलदल जो होती है हम पर उतना रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाती है, जिसके कारण हम फुसफुसी जगह या दलदल में नहीं चल सकते और चलने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब किसी एक वस्तु द्वारा, एक ठोस लगा लें यहाँ पे, एक ठोस वस्तु द्वारा दूसरी ठोस वस्तु पर क्रिया बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देती, प्रतिक्रिया बल लगाती है। ठीक, और इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट। अगर आप एक्शन इधर की ओर कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर। क्लियर? एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन होती है। अगर आप एक्शन इधर की ओर कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ की ओर होगा? ऊपर की ओर। अगर आप एक्शन ऊपर की ओर कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। अगर आप एक्शन इधर की ओर कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर होगा। यानी क्रिया के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, बल लगाती है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक, जमीन पर चलना कौन से नियम को फॉलो करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। घोड़े का चलना, घोड़े का ज़मीन पर चलना, ये भी किस नियम को फॉलो करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। अब ये बात आप जरूर रखें कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल होता है वो हमेशा दो सॉलिड वस्तुओं के अपोजिट पर ही लगेगा। ये नहीं कि आप लिक्विड के बीच लगा दें। क्लियर हो गई बात? तो आज हमने क्या करा? गति के दूसरे नियम और तीसरे नियम को हमने सीख लिया। आज से यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गति का प्रथम नियम क्या हो वो भी बताया, जड़त्व का, गति का द्वितीय नियम और तीसरा नियम भी बता चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं वो जाके हमारी प्रीवियस
क्लास से देख लें, पिछली क्लास से देख लें। और हम अब जो करेंगे वो तीसरे इससे अगले नए चैप्टर लेके आएंगे, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, उसके बारे में कल से डिस्कस करेंगे। उसको भी 2-4 क्लासेस में क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जब हमारे पास 2 चैप्टर हो जाएंगे तब हम इसके क्या कराएंगे, एमसीक्यूज करा देंगे। फिर हमारे पास 2 चैप्टर ये और 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं, सबका मिक्स करा के एमसीक्यूज करा देंगे, जिससे हमारे पास क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ।